में सोना तो बहुत दूर की बात है। अधिकांश समय वो केवल उन पर गुस्सा करते रहते थे। अफसोस की बात यह है कि वो उनके साथ सिर्फ सोने आते थे। कभी कभार वो उनसे बात तक नहीं करते थे। दूसरी ओर शांति देवी के साथ वो रात भर प्यार भरी बातें करते थे। शांति देवी के कमरे से वापस आने वाले अपने नौकर ने उन्हें बताया कि मालकिन बहुत मजबूत थी। वो श्याम सिंह की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल अच्छे से रखती थी। शकुंतला देवी को जलन हुई, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी कर नहीं सकती थी। शकुंतला देवी ने खुद को आईने में देखा। वो लगभग 40 की थी और उसका शरीर अच्छे आकार में था। उसकी त्वचा गोरी और चिकनी थी और वो अभी भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। उम्र ज्यादा होने के बावजूद वो ऐसी दिखती थी जैसे वो 30 की उम्र में थी। दुर्भाग्य से उसका जुनून उम्र से पहले ही मर गया था। उसके लिए उस युवा लड़की से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल था जो अभी तक 20 की शुरुआत में भी नहीं पहुंची थी। जैसे तैसे उसने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे को छुआ। उसके दिमाग में अचानक एक छवि आ गई। उसने कहा, कुमकुम देवी, यदि आप अभी भी जीवित होती और मेरी उम्र में होती तो क्या वो आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते जैसा वो मेरे साथ कर रहे हैं? मुझे लगता है ये बात सही होगी। पुरुष हमेशा नई चीजों को पसंद करते हैं। वो केवल एक महिला के प्रति वफादार नहीं होते। हालांकि श्याम सिंह कुछ महीनों के लिए उदास था क्योंकि कुमकुम देवी ने चट्टान से छलांग लगा दी थी, लेकिन उसने 6 महीने के बाद अपने अवसाद को पार कर लिया था। हालांकि वो पहले से भी बदतर हो गया। वो हर 1-2 साल में एक नई मालकिन से शादी करता और अब उसके निवास में 10 से अधिक औरतें थीं। उनमें से हर एक ने भारी मेकअप पहन रखा था और रंगीन कपड़े पहने हुए थे जो वास्तव में शकुंतला देवी को परेशान कर रहे थे। शकुंतला देवी का विवाह इस परिवार में एक मालकिन के रूप में हुआ था। उस समय श्याम सिंह के पास केवल एक पत्नी कुमकुम देवी के रूप में थी और वो कुमकुम देवी से अपना वादा रख रहा था। हालांकि वो अमीर और शक्तिशाली था, लेकिन उसकी एक ही पत्नी थी। शकुंतला देवी ने न केवल उसे बहकाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसने उसे उनके बच्चे के नाम पर धमकाया भी था और श्याम सिंह को उसे अपनी बीवी के रूप में शादी करने के लिए मजबूर किया। इस घटना ने श्याम सिंह और कुमकुम देवी के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई लगवा दी। इसी लड़ाई के कारण कुमकुम देवी ने चट्टान से छलांग लगा दी। उसके बाद शकुंतला देवी को अंततः वजीर की आधिकारिक पत्नी बनने के लिए उसका सिंहासन मिला। उसने सोचा कि उसने आखिरकार वो सब कुछ पा लिया है जो वो चाहती थी, विशेष रूप से श्याम सिंह का विशेष प्यार। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह प्यार केवल 2 साल तक चलेगा। जब तक कुमकुम देवी जीवित थी तब तक श्याम सिंह शकुंतला देवी से प्यार करता था, लेकिन जब से कुमकुम देवी ने चट्टान से छलांग लगाई थी, श्याम सिंह ने शकुंतला देवी के प्रति अपना जुनून खो दिया था। उन्होंने किसी को भी आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 26वां भाग है, रात जश्न की। वजीर की पत्नी के शीर्षक के अलावा उसके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। कुमकुम नाम वजीर के निवास में वर्जित था और किसी को भी इसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि शकुंतला देवी ने आज इस नाम के बारे में काफी कुछ कहा। उसकी नौकर चाची कुसुम ने कहा, मालकिन, आपको उस महिला से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। वो वजीर के दिल में अब बिल्कुल भी नहीं है। शकुंतला देवी ने हंसते हुए कहा, आप वास्तव में क्या जानती हैं? वो महिला बाकी लोगों से अलग थी। क्या आपको मालूम भी है कि कुमकुम देवी की शालीनता के रूप थोड़े थोड़े हम सबके अंदर हैं। किसी की आंखें उसकी तरह दिखती हैं, कुछ के मुंह उसके जैसे हैं, जो उनके जैसे ही दिखते हैं। और ये एक हद तक हास्यपद भी है कि हम में से एक का नाम भी बिल्कुल उसके जैसा नहीं है। इसके अलावा शांति देवी की आंखों और डिंपल के कारण उसे वजीर श्याम सिंह का लाड़ प्यार मिलता रहता है, क्योंकि वो उस महिला की तरह दिखती है। कुमकुम देवी के निधन को लगभग 10 साल हो गए हैं। निवास में नौकर और नौकरानियां पिछले 10 सालों में कई बार बदले गए थे, इसीलिए किसी को भी सच्चाई पता नहीं थी और उनमें से अधिकांश को ये नहीं पता था कि वो कैसी दिखती थी। हालांकि चाची कुसुम शकुंतला देवी की पसंदीदा नौकर थी। उन्होंने केवल 5-6 साल पहले ही वजीर के निवास में अपनी सेवा शुरू की थी। शकुंतला देवी ने जो कहा उसे सुनने के बाद वो दंग रह गई, क्योंकि उसे उन मालकिन की पूरी कहानी पता नहीं थी। शकुंतला देवी ने महसूस किया कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया था, इसीलिए उसने अचानक बात करना बंद कर दिया। उसने बातचीत का विषय बदल दिया और पूछा, क्या आपके पास मेरे पुत्र द्वारा भेजी गई कोई खबर है? चाची कुसुम ने कहा,
चिंता मत करिए मालकिन, मुझे संदेश मिला है कि छोटे मालिक शायद कुछ ही दिनों में पहुंचेंगे। शकुंतला देवी ने राहत महसूस की और कहा, जाओ और छोटे मालिक के आंगन को साफ करो। वो हर चीज को साफ रखना पसंद करता है। अगर जरा सी भी धूल हुई तो वो अच्छी तरह से सो नहीं पाएगा। चिंता मत करिए मालकिन, कमरा तैयार है, क्योंकि हमारे पास हर दिन उसे साफ करने के लिए एक नौकरानी है, इसीलिए सब कुछ अच्छी स्थिति में है। शकुंतला देवी ने राहत महसूस की और सोचा कि वो कितनी खुशकिस्मत थी कि उनका एक अच्छा बेटा था। उनका बेटा जो परिवार में एकमात्र लड़का था, वजीर के अलावा उसकी ताकत का वही मुख्य स्तंभ था। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर उसका बेटा आसपास होता है तो उसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। इसके विपरीत अन्य मालकिन केवल कुछ वर्षों के लिए अपने विशेष अधिकारों का लुत्फ उठा सकती हैं। वो अपने बेटे के बारे में सोचकर अपने अवसाद को दूर करने में कामयाब रही और लोगों से उसकी वापसी की तैयारी करने के लिए कहती रही। इधर श्याम सिंह ने शांति देवी के आंगन में रात नहीं बिताई, बल्कि उसके साथ केवल रात का भोजन किया। वो रात्रि भोज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे और शांति देवी उन्हें जो भी कहती उन्होंने शायद ही वो सुना था। रात के खाने के बाद वो चले गए। उन्होंने किसी को भी उनका पीछा करने की अनुमति नहीं दी और फिर वो एक छोटे से आंगन में आ गया। वो आंगन बहुत ही खस्ता हाल हो चुका था और तो और वो मुख्य घर से बहुत दूर भी था। वो आंगन पार करके एक कुटिया के पास पहुंच गया। उस दरवाजे पर एक ताला लटका हुआ था जिस पर पहले से ही जंग लगा हुआ था। दरवाजा धूल की एक मोटी परत से ढका हुआ था क्योंकि कोई भी लंबे समय से यहाँ नहीं आया था। श्याम सिंह थोड़ी देर के लिए दरवाजे के सामने बेकार खड़ा रहा। फिर कुछ समय बाद उसने अपने दांत घीसे और ताला तोड़ दिया। फिर वो आंगन में चला गया। वो आंगन काफी शांत था। आंगन में घास इतनी बढ़ गई थी कि वो एक सामान्य इंसान की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। दरवाजे और खिड़कियां भी तोड़ दी गई थी। श्याम सिंह वहां खड़ा था। फिर उसने घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजे को धक्का दिया। घर की सजावट बड़ी ही सरल थी, लेकिन घर में सफाई करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए सभी वस्तुओं और प्रदर्शनियों पर धूल की परतें जम गई थी। कमरे में एक बड़ा बिस्तर और एक फीका कंबल था। श्याम सिंह को गंदगी से कोई एतराज नहीं था। वो धीरे से बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और कंबल को छू लिया। जैसे जैसे उनकी उंगलियां कंबल पर गई और अधिक धूल उड़ने लग गई। वो थोड़ा असहज महसूस करते हुए कंबल को बाहों में ऐसे लगाने लगा जैसे वो किसी व्यक्ति की गंध को महसूस कर रहा हो। हालांकि अब तो 10 साल हो गए थे। भले ही वो कंबल की मालकिन थी और हर दिन उसका इस्तेमाल करती थी, फिर भी कभी भी उसकी गंध उसे नहीं मिली। उसने कंबल को कस कर पकड़ लिया और तब तक पकड़े रखा जब तक उसके नाखून सफेद नहीं हुए। मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। इतने साल बीत गए हैं, क्या क्या आपको कोई अफसोस है? कुमकुम देवी द्वारा आत्महत्या करने के बाद से यह आंगन बंद कर दिया गया था। इस प्रकार यहाँ कोई नहीं आता था। बेशक श्याम सिंह भी पिछले 10 सालों में यहाँ नहीं आया था। यहाँ तक कि वो उस आंगन से गुजरने में भी परहेज किया करता था, क्योंकि उसके मन में दुख की एक लहर दौड़ जाती थी जैसे ही वो वहां से गुजरता था। कुमकुम नाम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और उन्होंने किसी को भी इसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी थी। ये काफी अजीब बात थी कि वो आज रात इस जगह को देखने के लिए उत्सुक था। शुरू में उसने सोचा कि वो कुछ समय के लिए वहां खड़ा होगा और उसके बाद आंगन से ही वापस चला जाएगा, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से घर में चला गया। वो अंदर जाए बिना नहीं रह सका क्योंकि वो बहुत दुखी महसूस कर रहा था जब उसने वहां वो सब कुछ देखा जो कुमकुम देवी पहले इस्तेमाल किया करती थी। मैं इन सभी वर्षों में अक्षय की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी उसे ढूंढ नहीं सका। मुझे डर है कि मैं उसे अब वापस नहीं ला पाऊंगा। वो इतना समझदार लड़का है। श्याम सिंह को लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो, इसीलिए उसने बात करना बंद कर दिया। वो थोड़ी देर के लिए रुक गया और दोबारा बोलना उसने जारी रखा। सौभाग्य से हमारी भी एक बेटी है। मुझे उसके प्रति किए अपने व्यवहार के कारण दोषी सा महसूस हो रहा है और खेद भी है कि मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। लेकिन सौभाग्य से अभी बहुत देर नहीं हुई है। मैं भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। वो बिल्कुल आप जैसी ही दिखती है। उसके और आपके रूप में फर्क करना कठिन है। दुर्भाग्य से आप उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। आज रात शिरीन के लिए जो रात्रि भोज तैयार किया गया था वो एक साधारण भोज नहीं था, वो अद्भुत था। उसके नौकरों ने व्यंजनों से भरी एक मेज तैयार की और हर व्यंजन सुंदर और आकर्षक लगने लगा। मेज पर परोसे जाने वाले भोजन की मात्रा देखते हुए शिरीन दंग रह गई। उसने अपने सभी नौकरों को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया।
शुरू में नौकरों ने बैठने से मना कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि ये उनके मालिक के प्रति असभ्य है। हालांकि शिरीन ने उन सभी को उसके साथ बैठने का आदेश दे दिया। हर कोई शिरीन के लिए बड़ा खुश और उसका आभारी था। मालकिन आज अपने नौकरों के साथ मजे करने के लिए तैयार थी। रात के खाने के दौरान शिरीन ने उल्लेख किया, मैं निश्चित रूप से अपने लोगों का ध्यान रखूंगी। उसकी बातें सुनकर हर नौकर के आंसू बहने लगे। समाज में सबसे निचले वर्ग के समूह के रूप में वो अपने मालिक की सेवा करने आए थे और उनके लिए अपने जीवन में इस तरह का अच्छा मालिक मिलना बहुत दुर्लभ था। उनकी जवान मालकिन ने उन्हें नौकरों के बजाय इंसान की तरह माना था। वो भाग्यशाली थे जो इस तरह की मालकिन उन्हें मिली थी, क्योंकि इस सब से उनके जुनून को बढ़ावा मिल गया था। उन्होंने अपने मालिक के प्रति अपनी वफादारी निभाई। शिरीन ने मुस्कुराकर ग्लास उठा लिया, उन्होंने खुशी बनाई और अपने पेय समाप्त किए। ताज राजकुमार का निवास किले के पश्चिमी दिशा में था। अध्ययन कक्ष में महादेव प्रताप सिंह खुद को शांत करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे और अपने हाथ में उस कंगन को ऊपर नीचे कर रहे थे। कभी कभी वो आकाश की ओर देख रहे थे। वो रात होने का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। राजकुमार, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना संदेश छोड़ा था और कहा था कि वो आज रात आएगा, तो वो शायद अपना वादा नहीं तोड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास वो चीज है जो वो चाहता है, इसीलिए चिंता ना करें। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कृपया थोड़ा अधिक सब्र रखें। उनके सबसे करीबी अंगरक्षक ने उनसे बात की। वो काला भेड़िया उपनाम से जाना जाता था। वो मुकुट राजकुमार का सबसे वफादार व्यक्ति था। वो महादेव प्रताप सिंह के सभी रहस्यों को जानता था, यहाँ तक कि उनके और शिरीन के बीच पत्रों का जो आदान प्रदान हुआ था वो उस बारे में भी जानता था। महादेव प्रताप सिंह ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर नहीं है कि वो अपना वादा तोड़ देगा। मुझे अपने चौथे भाई के बारे में चिंता है, चौथे राजकुमार भूदेव सिंह। वो अभी भी उसकी तलाश कर रहे थे और उसने उसका शिकार करने के लिए कई जाल और जासूस लगाए थे। वो सोच रहा था कि क्या युवा लड़का इस सुरक्षित स्थान तक पहुंच पाएगा। हालांकि वो अनिश्चित था कि अगर वो नहीं आया तो वो उस युवा लड़के को कहाँ ढूंढेगा।